करेंगे इंटरपोल के बारे में। इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल पुलिस। यह एक तरीके से पुलिस का ऑर्गेनाइजेशन है। पूरे विश्व में 190 या फिर 195 के आसपास कंट्रीज़ देश है। उन सभी के जो पुलिस रहते हैं उन सब ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन बनाया है जिसको बोलते हैं इंटरपोल। यह अभी चर्चा में क्यों है? यह अभी चर्चा में इसीलिए है क्योंकि 25 ईयर्स 25 साल बाद इसकी जो जनरल असेंबली की मीटिंग जो है वो भारत में हो रही है। इससे पहले यह मीटिंग 1997 या इसके आसपास जो है वो भारत में हुई थी और उसके बाद 25 साल बीत गए और भारत को यह मौका मिला है कि भारत इसकी जो जनरल असेंबली की मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज कर सके। भारत को यह मौका इसलिए भी दिया गया क्योंकि भारत अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 ईयर्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसीलिए अभी यह मौका जो है वो भारत को दिया गया। इंटरपोल का काम जो है वो आज के दिन में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके पीछे की एक कारण है कि आपने देखा होगा कि दिन प्रतिदिन ये क्राइम, टेररिस्ट एक्टिविटीज़, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़ रही है। और कई बार आप यह भी देखते होंगे कि नए प्रकार के न्यू टाइप्स ऑफ क्राइम, नए नए प्रकार के क्राइम जो है वो मार्केट में आ रहे हैं और कुछ हमने शायद भूतकाल में कभी नहीं देखे हो ऐसे क्राइम जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इन सब का सामना करने के लिए इंटरपोल का जो है वो रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरी एक बात यहाँ पर यह भी देखने लायक कि जो पाकिस्तान जो है उसने भी इस ऑर्गेनाइजेशन या जो जनरल असेंबली है उसमें भाग लिया है। पाकिस्तान की हाजिरी यहाँ पर महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाती है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं है और पाकिस्तान भारत के अंदर कोई भी ऐसी प्रोग्राम हो तो आता नहीं है, लेकिन इसमें आ गए। इसके पीछे की एक रीज़न ये भी है कि इंटरपोल जो है ना, इंटरपोल एक तरीके से इस तरीके से ब्रिज का काम भी करता है कि अगर कोई भी दो देशों के बीच के संबंध चाहे कितने भी बुरे या फिर कितने भी खराब क्यों ना हो, इंटरपोल जो है वो उन दोनों के बीच यह क्राइम रिलेटेड, क्रिमिनल रिलेटेड एक्टिविटी को सुलह करवाने के लिए ब्रिज का काम जो है वो भी करता है। मतलब कि यहाँ पर देश अपनी जो आंतरिक दुश्मनी है वो भुलाने का काम भी करते हैं। हमारे बड़े प्रधान ने भी इंटरपोल की कॉन्फ्रेंस में संबोधन किया था और बोला था कि अभी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। और दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है इस वजह से क्या हुआ कि जो टेररिस्ट एक्टिविटी है, एक क्रिमिनल एक्टिविटी है, वो भी अभी इंटरनेशनल हो गई है क्योंकि अब तो जो ये अलग अलग प्रकार के क्राइम्स होते हैं तो वो भी अभी अलग अलग इंटरनेशनल तरीके से होते हैं। अगर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्राइम्स की बात करें तो उसमें कुछ क्राइम आते हैं जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक इस तरीके से क्राइम है कि वो क्राइम करने से पहले बहुत सारी प्लानिंग की जाती है। जैसे आपने एक वेब सीरीज आई थी जिसने धूम मचा दी थी, मनी हाइस्ट वेब सीरीज अगर आपने देखी तो उसमें जो क्राइम होता है उसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बोलते हैं। और उस वेब सीरीज़ के अंदर एक बहुत ही बढ़िया डायलॉग आता है। वो डायलॉग में वो जो पुलिस वाले, जो इस क्राइम को सॉल्व करने वाले जो पुलिस वाले होते हैं, वो बोलते हैं कि आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले कितना टाइम सोचते हैं? तो कि 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट या फिर 1 घंटे का समय लेते हैं आप कोई भी डिसीजन लेने के लिए। लेकिन ये जो क्राइम करने वाले क्रिमिनल लोग हैं वो सिर्फ इस क्राइम को करने के लिए 10-15 साल से मेहनत कर रहे हैं। तो मतलब कि कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं कि जिसके प्लानिंग के पीछे, उस क्राइम को करने का प्लानिंग के पीछे बहुत सारे सालों का जो है वो योगदान दिया होता है। या फिर ये ड्रग्स ट्रैफिकिंग है, ड्रग को एक देश से दूसरे देश में लिया जाता है, या फिर टेररिस्ट एक्टिविटी है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट किया जाता है। तो ये सब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं कि जिसके पीछे बहुत ही शैतानी दिमाग जो है वो लगता है। दूसरी अभी यहाँ पर एक नया क्राइम आ गया है, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम में आपने देखा होगा कि फिशिंग अटैक हो रहा है या फिर अलग अलग देश के ऊपर साइबर अटैक हो रहे हैं। हमने कुछ समय पहले ही देखा था कि 1-2 साल पहले हमारी जो इकोनॉमी का कैपिटल है मुंबई के अंदर जो है वो मुंबई के ऊपर ये पावर ग्रिड की लाइन जो थी उसके ऊपर साइबर अटैक हो गया था और पूरी की पूरी पावर लाइन जो है वो ठप हो गई थी। इससे पहले अगर अभी की बात करें कुछ समय पहले, तो अमेरिका का जो एयरपोर्ट है, अमेरिका का एक एयरपोर्ट है, वहाँ पर साइबर अटैक हुआ, और वहाँ की पूरी जो एयरपोर्ट का जो कामकाज जो है वो ठप हो गया। क्यों? क्योंकि आजकल सब कुछ जो है वो कंप्यूटर से या फिर इंटरनेट से ही चल रहे हैं। तो पूरे एयरपोर्ट के ऊपर साइबर अटैक हो गया और वहाँ का कुछ घंटों के लिए सब कुछ जो है वो बंद हो गया। टेररिज्म एक्टिविटी भी आप लोगों ने देखी होगी कि टेररिज्म जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। दूसरी बात करें कि यहाँ पर जो ड्रग ट्रैफिकिंग के अंदर अगर हम बात करें तो एक है गोल्डन क्रीसेंट और एक है गोल्डन ट्रायंगल। तो ये तो इंटरनेशनल तरीके से काम करता है। गोल्डन क्रीसेंट जो है इसमें 3 देश आते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, यह सब। और गोल्डन क्रीसेंट ये मतलब कि ड्रग के कारोबार के लिए जाने जाते हैं। तो एक से ज़्यादा देश जो है वो इसके अंदर जो है वो सम्मिलित होते हैं।
तो मतलब कि क्रिमिनल माइंड के लोग जो भी होते हैं वो पूरे समाज के अंदर जो है वो समाज को बिगाड़ने का या फिर समाज के अंदर जो है वो समाज को बिगाड़ने का और वो सब जो है वो काम करते रहते हैं। कई बार ये क्रिमिनल लोग क्या करते हैं कि एक देश में गुनाह करके दूसरे देश में भाग जाते हैं। जब वह दूसरे देश में भाग जाते हैं तब उनको पकड़ने के लिए या फिर उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने के लिए जो है कोई व्यवस्था थी नहीं। तो पूरे दुनिया के देशों ने मिलकर दो चीज़ें नक्की की कि अगर मान लो कि एक देश में कोई व्यक्ति गुनाह करके भाग गए हैं तो क्या करना पड़ेगा। तो पहली जो सुविधा इसके लिए नक्की की वो थी एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी। एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी के अंदर क्या होता है, जिसे हम प्रत्यार्पण संधि बोलते हैं। इसके अंतर्गत मान लो कि कोई इंसान भारत के अंदर क्राइम करके गया है और दूसरे देश में भाग गया, और अगर मान लो कि भारत और उस देश के बीच में ये एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी हुई है तो वो देश जो है वो उस आरोपी को भारत को जो है वो दे देगा। जैसे कि मान ले कि ये विजय माल्या है, तो विजय माल्या भारत के अंदर बहुत सारा बड़ा घोटाला करके भाग गए ब्रिटेन में। तो मान लो कि भारत और ब्रिटेन के बीच में ऐसी एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी है तो ब्रिटेन मजबूर हो जाता भारत को वह क्रिमिनल देने के लिए। तो यह तो पहली बात हो गई। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो अलग अलग देशों ने की वो क्या थी, दूसरी चीज़ की कि ये इंटरपोल की स्थापना कर दी। इंटरपोल का मेन काम ही ये है कि इंटरनेशनल पुलिस की तरीके से काम करेगा और अलग अलग देशों के बीच में यह एक तरीके से ब्रिज का काम करेगा और यह उस क्रिमिनल को वहाँ से निकालने में और उस क्रिमिनल को सज़ा देने में जो है वो मदद करेगा। यहाँ पर दो तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये जो इंटरनेशनल पुलिस इसका नाम है, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी खुद की कोई पुलिस होती है। इसकी खुद की कोई पुलिस होती ही नहीं है, इसका खुद का कोई इतना स्टाफ होता नहीं है। बल्कि क्या होता है कि अलग अलग देश की जो पुलिस होती है वो आपस में इंटरपोल के माध्यम से कोऑर्डिनेट करती है, कोऑपरेट करती है, सहयोग करती है। मतलब कि इसका खुद का कुछ होता नहीं चाहिए। ये उसकी तरीके से है कि यह इंटरपोल जो है वो अलग अलग देशों को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इंटरपोल किसी को भी सज़ा नहीं दे सकता। इंटरपोल जो है वो किसी को भी, किसी ने सज़ा दी है तो उसका इम्प्लीमेंट या फिर इसको लॉ इन्फोर्स उस कायदे का अमल नहीं करवा सकता, वो सिर्फ मदद कर सकता है। जैसे कि ये अमेजोन या फ्लिपकार्ट है जो ई कॉमर्स वेबसाइट है उसकी तरीके से, उस पर बहुत सारे सेलर जो है वो अपनी चीज़ वस्तुएं बेचते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमेजोन खुद का भी कोई प्रोडक्ट जो है वो बेचने लगे। तो ये जो इंटरपोल है वो भी इसी तरीके से अलग अलग देशों के बीच में जो एक तरीके से प्लेटफॉर्म का काम करता है। वो कुछ किसी को सज़ा देने का या फिर वो सब काम जो है वो नहीं कर सकता। तो अभी भारत में यह चल रही है 195 से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग देशों के जो है वो आगे, अलग अलग मंत्री, बहुत सारे लोग जो है आगे। भारत की इकोनॉमी को भी इससे अच्छा बूस्ट मिलेगा क्योंकि बहुत सारे लोग आए हैं तो यहाँ पर आएंगे, रुकेंगे, खाना पीना खाएंगे, होटल वगैरह बुक करेंगे, तो थोड़ा पैसा खर्च करके जाएंगे तो डॉलर मिलेंगे हमें थोड़े, क्योंकि वो तो बाहर से करेंसी लेकर आएंगे, तो इकोनॉमी को थोड़ा बूस्ट हो गया होगा। लास्ट में भारत के अंदर ऐसी बैठक जो है 1997 में मिली थी और 25 ईयर्स के बाद जो है वो अभी भारत को यह मिला है। दूसरी बात करते हैं टेक्नोलॉजी के साथ। टेक्नोलॉजी जो है उन्होंने ह्यूमन मानवी का जो जीवन है वो बहुत ही ईजी कर दिया है, लेकिन ईजी करने के साथ साथ साइबर क्राइम, जो क्रिमिनल लोग हैं उनके लिए भी क्राइम करना जो है वो बहुत ही ईजी कर दिया है। जैसे कि फिशिंग अटैक, यह जो साइबर क्राइम या फिर साइबर रिलेटेड डिजिटल क्राइम होते हैं उसमें सबसे खतरनाक चीज़ यह है कि यहाँ पर यह एक तरीके से फेसलेस क्राइम है। फेसलेस क्योंकि अगर मान लो कि कोई किसी ने आपकी पॉकेट मार के चला गया, किसी ने आपकी चेन स्नेच कुछ चोरी करके चला गया, तो हमें पता होता है कि हमें चोर को ढूंढना है। लेकिन यहाँ पर तो फेसलेस, यहाँ पर कोई फेस होता नहीं, यहाँ पर तो कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से जो है वो आपके साथ फ्रॉड किया जाता है, आपके ऊपर जो है वो क्राइम किया जाता है। और वो लैपटॉप, उसका लोकेशन भी बार बार जो बदलता रहते हैं, उसका IP एड्रेस भी बदलते रहते हैं। यहाँ पर उसकी आइडेंटिटी जो है वो छुपी हुई रहती। प्राचीन समय में जो क्राइम हुआ करते थे तो वो किस प्रकार के क्राइम होते हैं कि कोई रिवॉल्वर लेकर किसी को लूटने लगता है या फिर चोर, डाकू, डकैत ऐसा कुछ करते हैं। लेकिन आजकल तो क्रिमिनल को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। आज तो वो एसी वाली चैम्बर में बैठकर या फिर किसी बीच के ऊपर या फिर किसी हिल स्टेशन में बैठे बैठे भी जो चोर लुटेरे रहते हैं वो फाइनेंशियल फ्रॉड कर सकते हैं। जैसे कि फिशिंग अटैक, तो उसमें ऐसा वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर तो क्या होता है, यह एक कीवर्ड आप याद रखना कि यह एक तरीके से फेसलेस क्राइम है, बिना चेहरे वाला क्राइम। कि किसको ढूंढना है, ढूंढना किसको है, यह चेक करने में ही बहुत जो है वो लंबा टाइम हो जाएगा। फिशिंग अटैक का यहाँ पर दूसरी भी बात हम समझते हैं। मान लो कि किसी ने आपके ऊपर फिशिंग अटैक किया तो आपके बैंक अकाउंट में से पैसे उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। भारत के अंदर ये जो जामतारा नाम का गांव जो है वो इसके लिए बहुत ही कुख्यात है। इसमें यह जो फिशिंग अटैक होता है या फिर डिजिटल क्राइम होता है, तो ये डिजिटल क्राइम जो है वो नेशनल यूनिटी, नेशनल इंटीग्रिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। आपको लगेगा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मान लो कि ये जामतारा में मानी लो कि किसी ने
ये फिशिंग अटैक किया, तो फिशिंग अटैक से उसके बैंक अकाउंट में पैसे आ गए। अभी वो उस बैंक अकाउंट से पैसे को कैसे निकालता है, तो यह सभी जो पैसे जो है वो बिटकॉइन के माध्यम से या फिर हवाला के माध्यम से विदेश फॉरेन में ट्रांसफ़र कर देता है, और फॉरेन में हवाला के माध्यम से वह जो है वो पैसे वापस मंगवाता है, और फिर यही सब पैसे जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए या फिर अलग अलग जो गवर्नमेंट एंटी नेशनल एक्टिविटी या फिर भारत की जो सोवरेनिटी इंटीग्रिटी है उनको खतरा पहुँचाए, ऐसी एक्टिविटी में यह जो काम जो है वो लगती है। तो साइबर क्राइम, डिजिटल फेसलेस जो क्राइम हो रहे हैं, तो उसका तो दिन ब दिन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो इसीलिए बहुत सारे देश तो आजकल हैकर को हायर करने लगे हैं कि शायद अगर हमारे देश की सुरक्षा हैकर के हाथ में होगी तो अच्छा रहेगा। भारत में ये साइबर वॉर या फिर साइबर अटैक का सामना करने के लिए हमने एक चीज़ बनाई है, CERTIN, CEITIN, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। अभी यहाँ पर समझते हैं कि ये इंटरपोल तो चलो बना दिया, इंटरपोल ऐसी ये असेंबली यह मीटिंग करते हैं, तो इससे होगा क्या, इसका एम क्या है ये मीटिंग का। तो यहाँ पर ये मीटिंग के अंदर अलग अलग देश के लोग इकट्ठा होते हैं और बातचीत करते हैं कि गुनहगार जो होते हैं उसकी मॉडस ऑपरेंडी क्या है, वह कौन से नए नए प्रकार के क्राइम करते हैं, और उस क्राइम करने की जो प्रक्रिया है वो उसमें कौन कौन सी चेंजेस आए हैं, अलग अलग गुनहगारों को किस तरीके से जो है वो ढूंढा जा सकता है, इन सबकी डिटेल्स जो है वो अलग अलग देश जो है वो शेयर करते हैं। आजकल ये जो इंटरपोल है वो सिर्फ मर्डर या फिर किडनैपिंग इसी क्राइम की इन्वेस्टिगेट नहीं करता, इसके साथ साथ ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, साइबर सिक्योरिटी, इन सभी फील्ड के अंदर भी वह एक्टिव रहता है। इंटरपोल जो वो पुलिस की तरीके से अगर उसके साथ कंपेयर करें तो उसका काम थोड़ा अलग रहता है, क्योंकि पुलिस ही कोऑपरेट करके और यह सब काम करता है। इंटरपोल की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो आज से 99 साल पहले, 99 ईयर्स अगो, 1923 में ऑस्ट्रिया का एक गांव था वियना के अंदर इंटरपोल की स्थापना हुई थी, और इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यह उसका नाम था, और 195 से भी ज़्यादा देश इसके साथ जुड़े हुए हैं। इंटरपोल के बहुत सारे ऑफिसर और जो कर्मचारी लोग हैं वो इसके अंदर अलग अलग देश के साथ काम करते हैं। अगर इसका एनुअल बजट देखें तो 142 मिलियन यूरो के आसपास का है। फ्रांस का जो लियोन नाम का शहर है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। जर्मनी के जो जुर्गन स्टॉक नाम के व्यक्ति है, जुर्गन स्टॉक, वो अभी इंटरपोल के प्रेसिडेंट है। अभी जुर्गन ने भारत के अंदर जो स्पीच दी उसमें उन्होंने बोला कि यह गुनाखोरी, यह क्रिमिनल एक्टिविटी है, उन सब का सामना करने के लिए, उन सबको कॉम्बैट करने के लिए भारत की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, साइबर क्राइम और टेररिज्म, इन सबको कंट्रोल में रखने के लिए इंटरपोल जो है वो 19 प्रकार के अलग अलग इंटरनेशनल डेटाबेस जो है वो तैयार करता है। अगर मैंने बोला कि ये इंटरपोल का मेन काम क्या है कि यह अलग अलग देशों से जो डिटेल्स है वो मंगवाता है और इन सभी डिटेल को इकट्ठा करके डेटाबेस बनाते हैं, और इन सभी डेटाबेस के अंदर जो क्रिमिनल एक्टिविटी वाले लोग होते हैं उनके फिंगरप्रिंट होते हैं, उनके डीएनए प्रोफाइल होते हैं, वह कौन कौन से क्राइम करते हैं, उनके क्राइम की मॉडस ऑपरेंडी क्या है, इन सभी का डेटाबेस बनाते हैं, और यह सभी डेटाबेस जो रिप्रेजेंटेटिव कंट्री है उसके साथ शेयर करते हैं। अभी की बात करें तो इसके पास, इंटरपोल के पास 126 मिलियन के आसपास जो है ऐसे रिकॉर्ड जो है उनके पास एकत्रित है। तो पुलिस जब भी कोई केस का इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो वो सिर्फ एक क्लिक की मदद से ही कोई भी गुनहगार है उसकी कोई भी डिटेल जो है वो इस डेटाबेस की मदद से प्राप्त कर सकती है। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया की पुलिस हर रोज़ 20 मिलियन से भी ज़्यादा बार जो इंटरपोल के डेटा में सर्च करता है कि कोई कौन सा गुनहगार है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इस तरीके से। अभी आजकल तो एक नया क्राइम भी आ गया है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ क्राइम। वाइल्ड लाइफ क्राइम में क्या होता है कि जो एनिमल, बर्ड्स या फिर नेचर, कुदरत के साथ जो क्राइम होते हैं, आपको लगेगा इससे क्यों क्राइम होते हैं। तो आपने अभी एक मूवी आई थी पुष्पा, तो पुष्पा मूवी में वो क्या करते हैं कि वो चंदन की जो है वो स्मगलिंग करते हैं। तो कई बार क्या होता है उसी तरीके से एनिमल्स की स्मगलिंग हुआ करती है। एनिमल के जो टीथ होते हैं या फिर उसके नेल यानी कि नख होते हैं, उसकी जो स्किन होती है, इन सभी चीज़ों की अलग अलग देशों में बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहती है, क्योंकि इन सभी एनिमल के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसके अंदर से अलग अलग मेडिसिन या फिर अलग अलग तरीके की चीज़ वस्तुएं बनती है। कई बार सुपरस्टिशियन या फिर अंधश्रद्धा के स्वरूप में भी इसके एनिमल के अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसकी डिमांड रहती है। तो इन सभी का स्मगलिंग जो है वो भी बहुत ज़्यादातर होते हैं। जो प्राचीन मूर्तियाँ होती है या फिर प्राचीन जो एंटिक आर्ट पीस होती है, तो इनकी भी बहुत बड़े पाए पे जो है वो स्मगलिंग हुआ करती है। तो इन सब यह अलग अलग प्रकार के जो क्राइम है इसमें भी इंटरपोल जो है इन क्रिमिनल को पकड़ने का और इन प्रकार को ये जो सॉल्व करने का जो है वो काम करता है। इंटरपोल का काम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी अगर बात करें तो इंटरपोल के ऊपर कई क्रिटिक लोग यह भी बोलते हैं कि इसके ऊपर अमेरिका और जो यूरोपियन कंट्रीज़ है
उसका डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है। और अमेरिका और यूरोप के लोग जो है, यूरोपियन कंट्रीज जो है, वो इंटरपोल का कई बार मिसयूज़ करते हैं। और जो गरीब देश उनको इसका इतना जो है वो फ़ायदा मिलता नहीं, वो चाहे जो भी हो, लेकिन इंटरपोल की मदद से ये जो क्राइम रहते हैं उन सब का सामना करने में तो बहुत ही फ़ायदा जो है वो मिला ही है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ भी यह है कि भारत ने इंटरपोल को एक रिक्वेस्ट की थी कुछ समय पहले। उन्होंने यह रिक्वेस्ट की थी कि एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ग्रुप है और खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ग्रुप का एक आदमी है गुरपतवंत सिंह। तो भारत ने बोला था कि ये गुरपतवंत सिंह जो है उसको आप रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो इश्यू करें। अगर कोई भी इंटरपोल किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध में रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो इश्यू कर देता है तो मतलब कि वो पूरे विश्व में कहीं पे भी है तो उस देश की पुलिस जो है उसकी धरपकड़ कर लेगी, उसको जो है कैद कर लेगी। लेकिन इंटरपोल ने बोल दिया कि नहीं, ये गुरपतवंत सिंह जो है उसके खिलाफ हम रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो नहीं इश्यू करेंगे। इसका रीज़न इन्होंने यह दिया कि इंटरपोल ने यह बोला कि ये जो गुरपतवंत सिंह जो है वो आप बोल रहे हैं कि खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है, लेकिन इसके ऊपर सिर्फ यह आरोप है, मतलब कि इसके ऊपर सिर्फ एक्यूज्ड है। इसके ऊपर का जो आरोप है यह अभी सिद्ध नहीं हुआ है, अभी यह कोर्ट में साबित नहीं हुआ है कि यह पूरी तरीके से गुनहगार है, मतलब कि यह कन्विक्ट नहीं हुआ है। दूसरी बात इंटरपोल ने यह बोली कि गुरपतवंत सिंह जो है इसके ऊपर आपने यूआपा अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट नाम का जो एक्ट है उसके अनुसार आपने इसकी जो है वो धरपकड़ करने का आदेश दिया है। लेकिन इंटरपोल ने तो जो यूआपा है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट उसी के ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क लगा दिया और बोला कि ये जो यूआपा है वो कानून जो है वो भी अच्छी तरीके से काम नहीं करता है। तो मतलब कि भारत की तो जो ये रिक्वेस्ट थी वो इन्होंने रिजेक्ट कर दी। तो ये भी आपको क्वेश्चन में जो है वो पूछा जा सकता है। इंटरपोल के रिलेशन की बात करें तो सबसे पहले तो ये गुरपतवंत सिंह का मुद्दा जो है वो भी चर्चा में। इसके बाद अगर भारत इंटरपोल का सभ्य कब बना तो 1956 में ही भारत इसका मेंबर जो है वो बन गया था। बाकी देशों की तरह ही भारत जो है वो भी यहाँ पर इंटरपोल में क्या होता है कि कोई भी देश होता है तो उसकी एक सेंट्रल लेवल की एजेंसी जो होती है वो इंटरपोल में अपने देश का प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंटेटिव करती है। तो उसी तरीके से भारत में उसका प्रतिनिधित्व करने वाले कौन है तो कि नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, जिसे भारत में हम सीबीआई के नाम से जानते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो हर एक देश के अंदर ऐसी एक नेशनल लेवल की सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है जो इंटरपोल में अपना जो है वो रिप्रेजेंटेशन करती है। तो आपको छोटी परीक्षा में यह क्वेश्चन भी पूछ लेगा कि इंटरपोल में भारत का रिप्रेजेंटेशन कौन करता है, तो ये सीबीआई जो है वो करता है। भारत की अगर बात करें तो भारत के अंदर इंटरपोल के साथ मिलकर अलग अलग क्राइम को सामना करने के लिए किया है, जैसे कि पोचिंग, वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, फेक मेडिसिन रैकेट्स, इन सबको सामने लाने के लिए भारत और इंटरपोल ने बड़े अच्छी तरीके से काम किया है। तो वो अलग अलग प्रकार की नोटिस जो है वो भी लॉन्च करता है, नोटिस इश्यू करता है। तो इस नोटिस के बारे में आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अलग अलग कलर कोड नोटिस है जो इश्यू करता है। रेड नोटिस का मतलब क्या है? रेड नोटिस का मतलब वांटेड पर्सन, उस पर्सन को की गिरफ्तारी करनी है, उसकी धरपकड़ करनी है, उसको कैद कर लेना है। तो यह रेड नोटिस इसी के लिए इश्यू करती है और सबसे ज़्यादा उपयोग इस रेड नोटिस का ही करता है। भारत ने भी बोला था कि ये गुरपतवंत सिंह है उसके खिलाफ रेड नोटिस इश्यू करो, लेकिन इंटरपोल ने मना कर दिया। उस तरीके से एक दूसरी नोटिस होती है कि येलो नोटिस। तो येलो नोटिस किसी मिसिंग पर्सन के लिए, अगर कोई आदमी मिसिंग है, किडनैप हो गया है, तो उसके रिगार्डिंग यह की जाती है। दूसरी एक नोटिस होती है ब्लू नोटिस। ब्लू नोटिस जो है वो किसी चीज़ के रिगार्डिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए ब्लू नोटिस इशू की जाती है। उसी तरीके से ब्लैक नोटिस किसके, अगर कोई बॉडी मिली है लेकिन बॉडी अनआइडेंटिफाइड है, वो बॉडी किसकी है, क्या है, कहाँ से है, वो पता नहीं चल रहा है, तो ब्लैक नोटिस इशू की जाती है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि बॉडी का वो बॉडी अनआइडेंटिफाइड है। तो आपने देखा होगा कि बॉडी जैसे जैसे समय जाता है तो वह बॉडी जो है वो ब्लैक कलर की हो जाती है। अगर और या फिर मान लो कि किसी को जहर देके मार दिया गया है तब भी बॉडी धीरे धीरे उसका जो खून और उसकी बॉडी जो है ब्लैक हो जाती है। तो उस तरीके से अनआइडेंटिफाइड बॉडी के रूप में ये ब्लैक नोटिस याद रखते हैं। फिर ग्रीन नोटिस इसीलिए वार्निंग एंड इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग दी जाती है। मान लो कि अगर इंटरपोल को पता चल गया है कि कोई देश है, उस देश के अंदर कोई एक इवेंट होने वाले, उस इवेंट के अंदर टेररिस्ट अटैक होने वाला है या फिर कोई अलग तरीके से, मान लो कि ये 26/11 का अटैक हुआ तो इंटरपोल शायद मान लो कि पहले ही भारत को बता देता कि यहाँ पर ऐसा हमला होने वाला है, तो उसे हम ग्रीन नोटिस बोलते हैं। तो ग्रीन का आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, ग्रीन मतलब कि एनवायरनमेंट। ग्रीन एक तरीके से पॉजिटिव कलर के रूप में हमें जो है वो दिखता है। तो ग्रीन मतलब कि पॉजिटिव, कोई क्राइम हो उसी से पहले हमें वार्निंग या फिर इंटेलिजेंस इंटरपोल दे दे कि यहाँ पर हमला जो है वो हो सकता है। उसी तरीके से ऑरेंज अटैक होती है, वो है इमिनेंट थ्रेट।
पर्पल नोटिस भी होती है। पर्पल नोटिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें मॉडस ऑपरेंडी जो है वो शेयर की जाती है, मतलब कि कोई क्रिमिनल है वो किस तरीके से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल समझो कि ये ड्रग नेटवर्किंग है, ड्रग ट्रैफिकिंग का काम चलता है, तो गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल दोनों के अंदर जो है तीन तीन देश जो है वो काम करते हैं। तो वो किस तरीके से पूरा का पूरा ड्रग का कारोबार किस तरीके से चलता है। कुछ लास्ट बहुत टाइम से आपने देखा होगा कि गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, भारत के जितने भी कोस्टल सिटीज़ है वहाँ पर बहुत सारा लाखों करोड़ों रुपए का ड्रग जो है वो बार बार मिलता है। अभी यहाँ पर दूसरी बात यह भी है कि कुछ लोग बोलते हैं कि यह जो ड्रग जो मिलता है ना वो जानबूझकर मिलता है। क्यों? क्योंकि यह तो बहुत ही छोटी मात्रा का, छोटी अमाउंट का ड्रग होता है। यह ड्रग वह लोग जानबूझकर जो है वो पकड़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि जो एनसीबी के या फिर यह जो ऑफिसर होते हैं वो इस छोटी सी मात्रा वाले ड्रग में उलझे रहे, जबकि वहाँ पर उनका ध्यान भटकाकर जो ओरिजिनल मास्टरमाइंड लोग होते हैं ड्रग के कारोबार करने वाले, वो बहुत ही बड़ी क्वांटिटी का ड्रग जो है वो अपने आप से जो है वो निकाल देते हैं। यह तो सिर्फ छोटा होता है कि उनको बहकाने के लिए या फिर उनको गुमराह करने के लिए ऐसी एक बात बोली जाती है। तो मतलब कि कोई भी मॉडस ऑपरेंडी के लिए ये पर्पल नोटिस इशू की जाती है। और इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल को स्पेशल नोटिस भी दी जाती है। तो अलग अलग प्रकार की भारत के अंदर मीटिंग थी, तो इंटरपोल ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ भी लॉन्च की है कि इंटरपोल लॉन्च इज फर्स्ट ग्लोबल पुलिस मेटावर्स एट दिल्ली कॉन्फ्रेंस। अभी की जो दिल्ली की जो कॉन्फ्रेंस चल रही है तो उसके अंदर इन्होंने सबसे पहली बार ग्लोबल पुलिस मेटावर्स लॉन्च की। तो इसमें क्या होगा कि ये मेटावर्स एक बहुत ही लेटेस्ट नए समय की टेक्नोलॉजी है, जिसमें आँख में यह लगाकर वर्चुअल रियलिटी के और उन सब के माध्यम से अलग अलग देश में क्या हो रहा है, अलग अलग देश की पुलिस क्या कर रही है, कब क्या कर रही है, तो उन सबको फील कर सकते हैं और उन सबके साथ बड़ी अच्छी तरीके से टेक्नोलॉजी के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन जो है वो कर सकते हैं। तो इंटरपोल के रिगार्डिंग आपको आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे और इससे आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो छूटेगा नहीं और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे।